गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का पवन के यूट्यूब चैनल स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, अच्छे कमेंट पास कर रहे हैं और लाइक्स कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद बनता ही है। और आपके कहे अनुसार मैं अब एक और मैप आप तक पहुंचाने जा रहा हूं और ये मैप वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसलिए नहीं कि ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जब भी मैप आप भरने के लिए आता है, आप कम से कम जोग्राफिकल जो एरिया है अपने वर्ल्ड का, कहीं भी कम्पिटिटिव एग्जाम से आपसे पूछा जा सकता है, तो उसका भी आपको नॉलेज मिलता है साथ साथ। तो ये मत सोचिए कि पेपर में आएगा नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको साथ साथ जो है उस जगह का नॉलेज ज्ञान भी मिल रहा है, इतिहास भी पता लग रहा है और साथ में उसका जोग्राफिकल एरिया भी पता लग रहा है। तो इस तरह से देखेंगे तो आप बहुत इंटरेस्ट लेंगे। और मैं बताऊं, बहुत मुश्किल है ऑनलाइन के ऊपर आपको मैप करके बताना, तो मैंने कोशिश करी है, तो उस कोशिश को आप सफल ज़रूर बनाइए, अच्छे से समझिए, जहां नहीं पता लगे बार बार अपने वीडियो को देखना। चलिए बात कर लेते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रोमन साम्राज्य का विस्तार। रोमन साम्राज्य अपने आप में एक बहुत बड़ा साम्राज्य, जिसकी बात हम कर चुके हैं, अध्याय पढ़ चुके हैं आप लोग, जो जिसके खंडहर आज भी इस तरह से देखने को मिलते हैं। तो सोचिए, इसका जो स्ट्रक्चर है उससे ही आप पता लगा सकते हैं कि उस समय का ये जो साम्राज्य था कितना बड़ा था, कितना विस्तृत था, और ये सभ्यता कितनी जो है वो अपने आप में बड़ी विकसित सभ्यता के तौर पर रही होगी। तो इसी साम्राज्य की आज हम बात करने वाले हैं, रोमन साम्राज्य। क्लियर है? तो रोमन साम्राज्य, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये जरूरी है। तो प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य जो है 3 महाद्वीपों में, जिसकी हम बात कर चुके हैं। यूरोप महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप है। दूसरा पश्चिमी एशिया, यह एशिया जो है यहीं से शुरू हो जाता है, टर्की से। तो इस प्रकार से ये पश्चिमी एशिया वाला हिस्सा है और ये अफ्रीका वाला हिस्सा। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप यहाँ से अलग हो जाता है लाल सागर से, और ये आपका एशिया शुरू हो जाता है, और ये आपका क्या है, यूरोप महाद्वीप। तो इस तरह से यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में ये साम्राज्य कौन, रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। क्लियर है? और इसका जो उत्तरी सीमा थी, ये उत्तरी सीमा की बात कर रहा है, ये 2 नदियां निर्धारित करती थी। एक है राई नदी और दूसरी ड्यूब नदी, ड्यूब नहीं, डैन्यूब नदी। राइन और डैन्यूब जो नदी है वो एल्प्स जो श्रृंखला है, एल्प श्रृंखला इस तरह से है, पहाड़ी है, और वहाँ से ये नदियाँ जो है निकलती हैं। तो जो आपकी राइन नदी है वो इस तरह से जाकर जो इंग्लिश चैनल में चले जाती है, और जो डैन्यूब नदी हो यहाँ से चल जाकर जो काले सागर में चले जाती है। तो इस प्रकार से उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करती है, एक राइन नदी और एक डैन्यूब नदी। क्लियर हो गया? फिर इसी तरह से जो दक्षिणी सीमा, दक्षिण कहाँ पड़ा, ये पड़ा ना, तो जो दक्षिणी सीमा है उसका निर्धारण कौन करता है, सहारा रेगिस्तान। अफ्रीका में सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और ये जो ग्रीन वाला एरिया ये सहारा रेगिस्तान है। मतलब रोमन शासकों ने उन जगहों को चूज किया, उन जगहों पर विजय हासिल करी जो उनके लिए इंपॉर्टेंट थी, जहाँ पर जो है उनके हिसाब से वो फर्टाइल लैंड थी, या अच्छी जहाँ से उनको जो है वो कर मिल सकता था, उन जगहों के ऊपर उन्होंने जो है वो आक्रमण करके उनको जीता। तो ये वाली जगह जो है आज भी बहुत जो है वो फर्टाइल लैंड भी है और वहाँ पर विकसित भी है। तो इन जगहों के ऊपर उन्होंने अपना दबदबा काम किया। तो इस प्रकार से ये साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। क्लियर है? फिर आता है कि भूमध्य सागर को, रोमन साम्राज्य का ये जो भूमध्य सागर है, क्योंकि इस सागर के ही जरिए जो है जितना भी यूरोपीय व्यापार होता है वो इसी सागर का, अगर ये सागर ना होता तो शायद ये जो अंदर की कंट्री है ये विकसित हो सकती थी, लेकिन ये कंट्री जो है वो विकसित नहीं हो सकती। तो इस सागर के कारण तभी इसको कहा जाता है यूरोप का हृदय कहा जाता है। याद रखना, यूरोप का हृदय, क्योंकि यहीं से व्यापार होता है और जल मार्ग सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके व्यापार के लिए, सबसे सरल भी और सुगम भी, और इंपॉर्टेंट है कि इनके कटने के कारण, अंदर तक घुसने के कारण जो है वहीं पर शहर विकसित हुए। क्लियर है? उसके बाद रोमन शासक, जिसके आंगस्टस की बात हमने करी थी, जो सबसे योग्य शासक रहा इसी रोमन साम्राज्य का, जिसके पीरियड को कहा जाता है गोल्डन पीरियड, है ना। तो उसने जो है काफ़ी जो है इसको मतलब रोमन साम्राज्य को विस्तृत करने में, बढ़ाने में जो है वो बेस बनाना। देखिए, जब घर बनता है ना, उसकी जो नींव होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो नींव जो है आंगस्टस के द्वारा रखी गई थी, जिस साम्राज्य को आगे वो बढ़ता चला गया। जैसे त्राजन ने क्या किया, दासिया, आर्मेनिया, असीरिया, मेसोपोटामिया, टेसिफोन, इन सब के ऊपर अधिकार करके इसका विस्तार और भी अधिक किया। डायक्लिशियन की बात करें तो डायक्लिशियन ने क्या किया था, इस साम्राज्य को 2 हिस्से में बांट दिया था, एक जो है पूर्वी हिस्सा और एक जो है पश्चिमी हिस्सा। और क्यों? क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य तो उसको संभालना मुश्किल काम था, इसलिए उसने अच्छा शासन देने के लिए ये कार्य किया।
ठीक है। तो ऐसे हर एक राजा की अपनी इंपॉर्टेंस रही, जिसने जो है, अगर बात कर रहे थे कि उसी समय जो है डायक्लुशियंस ने और जो आपका पूर्वी था उसका जो है निकोमेडिया को राजधानी बनाया। निकोमेडिया जो है लगभग टर्कीज में पड़ता है, तो ये यहाँ पर पड़ता है निकोमेडिया। तो यहाँ उसने राजधानी घोषित किया। राजधानी घोषित होने से क्या होता है कि वहाँ पर एक व्यापारिक केंद्र बन जाता है, मुख्य केंद्र बन जाता है। वहाँ पर जो आपका विकास है वो बहुत तेजी के साथ होता है। तो इस प्रकार से ये सभी शासकों ने इस साम्राज्य को बड़ा करने में और सुदृढ़ करने में और सबसे बड़ा समृद्ध करने में जो है बड़ा बहुत योगदान जो है दिया। तो ये आपने याद कर लेना। अब कर लेते हैं मानचित्र जो हमने भरना है। इस तरह से आपको मानचित्र आएगा, बिल्कुल, है ना। और देखिए, सिर्फ नाम थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट होंगे, थोड़ा सा मुश्किल होंगे, लेकिन आप एक रूटीन वाइज एक लाइनबद्ध तरीके से उसको याद करेंगे तो इजी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये आपका यूरोप का महाद्वीप का और इस तरह का मानचित्र आपको आएगा, जिसमें अफ्रीका का हिस्सा भी होगा, एशिया का भी होगा। पूरी तरह से यूरोप नहीं होगा। पूरी तरह से यूरोप होगा तो यूरोप सिर्फ इतना है आपका, तो मुश्किल हो जाए आपको। जब भी ये अगर आएगा एग्जाम में तो आपको इसमें इस तरह का जो है दिया हुआ हो सकता है, इससे भी क्लोज हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम आएंगे जिसे हम यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। इंग्लैंड उस समय जब भारतवर्ष में इसने जो है वो उपनिवेश स्थापित किया तो इसे इंग्लैंड कहा जाता था, ठीक है। तो इसी इंग्लैंड से हम जो है वो शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये भी रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। क्लियर है। तो रोमन साम्राज्य में सबसे यहाँ पे देखेंगे इसका गला जो है यहाँ से काटेंगे सबसे पहले, इंपॉर्टेंट पहली लाइन ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है ये वाला हिस्सा और ये छोड़ देंगे, ये वाला हिस्सा जो है रोमन साम्राज्य में था। क्लियर हो गया। अब आ जाएंगे हम जो है यहाँ पर, और हमने बात करी थी कि दो नदियों के बारे में, एक राइन और डैन्यूब नदी। और मैंने कहा था ये कि एल्पाइंस जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला से ही ये नदियाँ जो है निकली है। तो यहाँ से अगर देखेंगे, यहाँ से जो है ये नदी जो है वो क्या है, राइन नदी। और इस तरह से ये डैन्यूब नदी है जो कहाँ चले जाती है, काले सागर में जाके गिरती है। तो भाई उत्तरी जो सीमा है वो यही निर्धारित होती है, इस तरह से इन नदियों के साथ ही जो है आती है। अब दिक्कत है कि आपके मानचित्र पर हो सकता है नदियाँ नहीं दी गई होगी, वैसे तो दी होंगी, लेकिन मान लो नहीं दी है, तो उस स्थिति में आपने क्या करना है। देखिए, पिछली बार भी मैंने कहा था ये कि इंग्लैंड का ये मान लेते हैं कि ये पाँव है और किस तरफ को डायरेक्शन कर रहा है, इस तरफ को कर रहा है ना। तो इसी डायरेक्शन में एक बिंदु ये हो गया, और फिर आपने जो है यहाँ पर आना है। ये काला सागर है। काला सागर का अगर इसको देखेंगे तो इसका डायरेक्शन कहाँ आ रही है, यहाँ पर आ रही है ना। तो यहाँ पर आपने या तो इसका आधा हिस्सा कर लीजिए, आधा यहाँ आएगा, आधे से थोड़ा ऊपर ले जाइए। क्लियर है। तो ये दो निशान आपने लगाए और इन दोनों निशानों को आपने मिला दिया। सीधे नहीं मिलाना, थोड़ा सा टेढ़े करके मिलाना है, क्योंकि आपको मालूम थोड़ा सा नीचे है। तो इस तरह से गए और यहाँ पर आपने मिला दिया। क्लियर हो गया जी, हो गया। अब यहाँ से अगर चलेंगे तो ये हिस्सा भी जो है इसी तरह से लाइन हो जाएगा, होगा ना। तो ये भी हो गया। फिर आप यहाँ से यहाँ निकलेंगे और आपने रखना यहाँ पर, इस जगह के ऊपर आपने मिलाना है इसको ऐसे करके और ऐसे। तो इस तरह से ये चाप आगे की पूरी तरह से और इसको यहाँ मिला दिया। क्लियर हो गया। अब ठीक है, एक हो गया आपका यहाँ से, ये जो है वो कैस्पियन सी है। देखिए, आपको सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट है कि मानचित्र को ध्यान से आपने पढ़ लेना है। आज का आधुनिक आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से जो है वो यूरोप में कौन कौन से देश पड़े जहाँ पर रोमन साम्राज्य फैला। आधुनिक नाम भी पता होना चाहिए। पता नहीं इसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। ये आपका इसके साथ जो इजराइल नहीं, ये आपका देखिए आयरलैंड पड़ा। तो इसके नीचे अगर हम आएंगे, ये फ्रांस पड़ा आपका, ये आपका स्पेन पड़ा, यहाँ पुर्तगाल है काट के जो है इस साइड को ये जाता है ना, ये इटली है ना, ये इटली है। और यहीं पे आपका जो स्विट्ज़रलैंड आता है, आपके जो है वो स्विट्ज़रलैंड के साथ सर्बिया आ जाता है, रोमानिया आ जाता है, ऑस्ट्रिया आ जाता है, बुल्गारिया आ जाता है, ये जो है वो आपका ग्रीस आ जाता है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा, आपको एक लग जो है बैठना पड़ेगा, आपको मानचित्र में देख के समझ आनी चाहिए कि कौन कौन से देश कहाँ पे है। ये टर्कीस है जो एशिया में पड़ता है, सबसे बड़ा जो देश है ना। तो इस साइड को अगर आप जितना भी आप घूमेंगे देखेंगे, बार बार देखेंगे, सीरिया पड़ गया, यहाँ पे मोरक्को आ गया, इस साइड को जो है वो ट्यूनीशिया आ गया, लीबिया आ गया, यहाँ पे मिस्र आ गया, यहाँ पे ईरान और यहाँ पर इराक आ गया, सीरिया आ गया, तो टर्कीजा। तो इस तरह से आपको ये समझ लेना है कि कौन कौन से देश जो है शामिल है। अब यहाँ पहुँचे थे हम, यहाँ के बाद देखिए अब ये जगह आपको एकदम से आइडेंटिफाई हो जाएगी या कट आउट, यहाँ से आपने लेना है और यहाँ से इस तरह से मिलाते हुए आपने यहाँ पर जो है वो मिला लेना है इसको ऐसे करके और ये ऐसे करके। ठीक है, आप यहाँ मिला दीजिए, यहाँ मिला दीजिए, यहाँ थोड़ा बहुत कमी गुंजाइश हो सकती है ना, तो जरूरी है कि हम परफेक्टली ही सारी चीज़ों को कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं कमी रहती है। तो इस तरह से हमने यहाँ से किया और यहाँ से इसको मिला दिया।
अगला फिर से हम यहाँ से उठेंगे और इसको यहाँ से करते हुए जो है यहाँ से ले जाएंगे ऐसे करके, और यहाँ से इस जगह के ऊपर देखिए ये सबसे संकीर्ण जगह, इस जगह के ऊपर बिल्कुल ईजी है पहचानना उन जगहों को, तो यहाँ से किया और ऐसे कर लिया। क्लियर है, ऐसे किया, हो गया। फिर इसके बिल्कुल सामने गए और यहाँ से थोड़ा, क्योंकि ये जितना ही चौड़ा है उससे दुगना चौड़ा आपने यहाँ से करना है। क्लियर है, और चौड़ा करने के बाद देखिए ये नाइल नदी है, सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी नाइल नदी, और इस तरह से आपने जो जाना है और इस साइड से आपने करते हुए और इस जगह तक पहुंचना। ठीक है, इसको अगर हम करेंगे तो प्रोजेक्शन कहाँ आ रही है, ये आ रही है, तो यहाँ तक आपने इसको मिलाना है और यहीं से क्या हो जाता है, सहारा रेगिस्तान नीचे की तरफ रह जाता है। तो इस तरह से आपने ये रेखा लगानी है और यहाँ तक पहुँचाना है। क्लियर है, अब हमने एरिया को जो स्पेसिफाई कर लिया कि ये जो एरिया था, यहाँ के जो बीच वाला एरिया है, ये सारा एरिया क्या था, रोमन साम्राज्य था। क्लियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये हो गया। फिर इजी है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। नाम बदले हैं पहले से, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगी, नामों के ऊपर बार बार उनको याद करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम जो है बात करेंगे, यहाँ नहीं, पहले हम उन नगरों के बारे में। देखिए यहाँ केवल 4 नगर बताने हैं। नगर का मतलब कि वो खास जगह जहाँ पर जो है उस समय मुख्य केंद्र थे, राजधानी थी या कुछ और था। तो सबसे पहले इटली में 2 जगह आपको बताना पड़ेंगे, एक तो रोम, ठीक है, जो इटली की राजधानी रोम है उसको बताना पड़ेगा। देखिए उस समय से ही ये विकसित थी जगह। तो ये देखेंगे 2 जो है टापू है ना, इसके बीच वाला हिस्सा जहाँ पे उसके सामने वाले में ही आप चले जाएंगे तो ये जो आपका पड़ा, ये पड़ा आपका रोम। क्लियर है, ये पड़ा रोम। क्लियर है, रोम के बाद अगली हम जो दूसरी जगह लेने वाले हैं वो है नेपल्स। तो नेपल्स जो कैसे आएगा, यहाँ से लगभग इधर देखेंगे पहला और ये दूसरा आएगा, लगभग यहाँ पर आपने जो है वो निशान लगाना है और ये आ गया आपका नेपल्स। क्लियर है, या ऐसे नहीं लगना है, तो जितना ये है उतना आपने यहाँ से यहाँ तक काटना है और आपका नेपल्स आ गया। कुछ एक चीज़ें तो बनाना पड़ेगी ना, आपको इमेज सोचना पड़ेगा कि कैसे, तो जितना यहाँ से डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस पे यहाँ पे तट के साथ ही आपने लगाना है और ये बन गया आपका क्या पड़ा, नेपल्स। ये रोम हो गया, ये नेपल्स हो गया। क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरा जो है, जिसे कॉन्स्टेंटाइन जो अपनी राजधानी घोषित किया, जिसका नाम था कस्तूनिया। कस्तूनिया जो हो वो पड़ता है जाके जो है ये टर्कीज में। तो टर्की में देखेंगे काला सागर है, काला सागर से नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ क्रॉस नहीं करना है, एथेंस की तरफ नहीं जाना, यहाँ ही रहना है आपने। टर्की का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपने एक निशान लगाना है और ये जो निशान है ये आपका लगा किसका, कस्तूनिया का। ये कस्तूनिया है और कस्तूनिया के साथ ही जो पूर्वी राजधानी किसी समय हुआ करती थी वो निकोमेडिया होती थी। तो एक निशान आप यहाँ भी लगा सकते हैं, निकोमेडिया के साथ ही कस्तूनिया बसा है। तो कस्तूनिया, चलिए जो मैंने बोला वही आपने करना, कस्तूनिया को दिखा दिया। कस्तूनिया के बाद जो दमिश्क जो है, दमिश्क जो है उस समय भी नाम था, आज भी है। दमिश्क जो है सीरिया की जो है राजधानी, तो सीरिया यहाँ पड़ा हमारे पास। ठीक है, तो सीरिया में जो है अगर इसको कैसे करेंगे, इसके सामने ये वाला हाथ है, इसके सामने आप जो है वो लगा देंगे निशान और ये आपका पड़ जाएगा क्या पड़ा, दमिश्क। क्लियर है, ये थोड़ा सा जो है मैं थोड़ा यहाँ न तट के साथ हो गया, ये थोड़ा सा दूर आपने हट के यहाँ जैसे लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया दमिश्क आपका। क्लियर हो गया। तो ये 4 ही जगह आपको बतानी है जो उस समय के प्रमुख केंद्र थे। सबसे पहले हमने क्या बताया, ये क्या है भाई, यस, इटली की राजधानी का आज रोम है, तो उस समय भी रोम, तो ये रोम हो गया। हो गया। ये हमने क्या बताया था, याद रहा को, नेपल्स। ये नेपल्स आज भी ये बड़ा शहर है इटली का। यहाँ हमने बताया था ये जिसे कॉन्स्टेंटाइन ने जो है अपनी राजधानी घोषित किया था, उसका नाम था कस्तूनिया। यस बिल्कुल, और सीरिया की राजधानी का नाम दमिश्क। क्लियर है, तो ये 4 जो है आपने इजीली हो गया ना, पहले रोम, नेपल्स, कस्तूनिया और दमिश्क। अब चलेंगे, अब हमने जो है क्योंकि उस साम्राज्य में, रोमन साम्राज्य में जो विशेष नाम इन राज्यों को दिए गए थे, उन जगहों को दिए गए थे साम्राज्य में। देखिए देश में राज्य होते हैं ना, देश में एक देश पूरा भारत है, उसमें जो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित है, तो वैसे ही ये अनेक राज्यों में विभाजित था। उनमें जो मुख्य राज्य थे उनको बता पाएंगे, जो बड़े बड़े राज्य उस समय स्थापित थे उनके बारे में। जैसे कि ये पूरा क्या कहलाता था, ब्रिटानिया, है ना, इजी है ना, ब्रिटानिया ही। हम लोग पुराने जो लोग थे वो इसको ब्रिटानिया ही कहते हैं कि ब्रिटानिया के लोग आए, तो ये ब्रिटानिया। क्लियर हो गया ना। ब्रिटानिया के बाद यहाँ जो फ्रांस है, लेकिन इसको फ्रांस नहीं कहा जाता, फ्रांस से पहले गौल कहा जाता, गौल से पहले जो इसको जो कहा जाता था इक्वतानिया, इसका नाम था इक्वतानिया। याद कीजिए इक्वतानिया, बार बार ये ब्रिटानिया, ये इक्वतानिया, ये तानिया तानिया आपको बहुत सारी जगह जो मिलेंगे, है ना, शुरू हो गया। तो ब्रिटानिया, इक्वतानिया फ्रांस को कहा जाता था, तो यहाँ लिखेगा आपका इक्वतानिया। क्लियर। ये स्पेन और पुर्तगाल हैं यहाँ पर, और इसको उसके कहा जाता है हिस्पेनिया। हिस्पेनिया, तो हिस्पेनिया
कहाँ लिखा आपने? स्पेन की जगह। ये हिस्पेनिया, फिर से ब्रिटानिया, इक्वतानिया, हिस्पेनिया। ठीक है, इस तरह से आपको अब यही ऐसे लाइन में आपने चलते रहना, दिमाग में इस तरह से घुसाया। और अब हम आ जाएंगे नीचे का। तो ये क्या था? मोरक्को आज भी कहते हैं, पहले भी इसको मोरक्को कहा जाता। तो यहाँ लिखेंगे मोरक्को। क्लियर हो गया? मोरक्को देख लेना आपने, और यहाँ पे मोरक्को है, देश है, तो मोरक्को ही आपने लिखना है। ठीक है जी। मोरक्को के बाद हम चलेंगे त्रिपोलितानिया। त्रिपोलितानिया, देखिए त्रिपोलितानिया जो ट्यूनिश आपका लीबिया जो यहाँ पर पड़ता है, लीबिया की राजधानी का नाम जो त्रिपोली है, तो उस समय कहा जाता था, लीबिया नहीं कहा जाता था, इसको कहा जाता त्रिपोलितानिया। तो यहाँ पर लिखेंगे आप त्रिपोलितानिया। ठीक है, ये ट्यूनिशिया रह गया ऊपर की तरफ का देश जो है। आज की डेट में अगर आपने देखना है तो यहाँ पे अल्जीरिया आता है, यहाँ पे आपका ट्यूनिशिया आता है। तो यहाँ ट्यूनिशिया बाद में लिखेंगे, पहले जो मुख्यतः बड़े जो उस समय साम्राज्य त्रिपोलितानिया इसको कहा जाता था। क्लियर हो गया जी। और ये जो जगह थी, इसे जो है ये सारा जो मिस्र में पड़ता है, तो उस समय भी मिस्र ही कहा जाता था। तो यहाँ लिखेंगे हम मिस्र। क्लियर है? मैंने बताया नाइल नदी के जो होता हुआ जाता है, ये मिस्र नदी का जो है वो क्षेत्र था। ठीक है, मिस्र हो गया जी। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा था दमिश्क किसकी राजधानी आज? सीरिया की। तो उस समय सीरिया इसको कहा जाता, तो सीरिया ही आप यहाँ पर लिखेंगे। सीरिया के ऊपर तरफ को अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो आता है आर्मेनिया, है ना? हर जगह निया आ रहा है, तो यहाँ आर्मेनिया। तो यहाँ करेंगे आर्मेनिया का ये प्रांत था, एरिया था आर्मेनिया। आर्मेनिया के बाद यहाँ पर जो है इस जगह के ऊपर ये बोलेंगे मकदूनिया। तो इसे मकदूनिया कहा जाता था। आर्मेनिया के बाद मकदूनिया। और अंत में एक और नाम रहेगा जो इटली वाले जो जगह है, इसको कहा जाता था कैंपेनिया। देखिए नाम मैं भूल रहा हूँ क्योंकि हर जगह निया निया, तो कैंपेनिया, कैंप से याद रखना, कैंपेनिया इसको कहा जाता था इटली वाले। हो गया जी। कैसे किया हमने? ब्रिटानिया, इक्वितानिया, हिस्पेनिया, मोरक्को, त्रिपोलितानिया, मिस्र, सीरिया, आर्मेनिया, मकदूनिया और कैंपेनिया। इस तरह से आप चलेंगे, बिल्कुल इजी हो जाएगा भरने के लिए, है ना? बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजी है। अब हो गया ये। तो अब इसके अलावा भी जो छोटे और राज्य थे, छोटे से नाम जो, जैसे इसको क्या कहा जाता था? इसको गॉल भी कहा जाता था। गॉल, बाद में इसको गॉल कहा जा गया, है ना? गॉल हो गया। अगर गॉल के बाद हम बात करेंगे, वो करेंगे ट्यूनिशिया, जिसकी बात हमने पहले भी की थी। ट्यूनिशिया, इसको ट्यूनिशिया कहा जाता था, है ना? ट्यूनिशिया के बाद जो अगर बात करेंगे यहाँ पर इस जगह के, तो इस जगह को कहा जाता था कायरीनेशिया। कायरीनेशिया, तो ये कायरीनेशिया हो गया। कायरीनेशिया, यहाँ सिकंदरिया कहा जाता, तो यहाँ सिकंदरिया हो गया। क्लियर है? तो ये थे जो छोटे जो प्रांत थे या कुछ जो है इंपॉर्टेंट जगह थी, उनको हमने जो है वो उसके बाद ये किया। क्लियर हो गया सबको? इजी हो गया ना? क्या किया? गॉल किया हमने, ट्यूनिशिया किया, कायरीशिया किया और सिकंदरिया करा। अब इसके बाद जो हमारा जो काम रहता है वो है कि अभी भी हमारे पास नाम है, और क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो ये सागर कौन कौन से पड़ते हैं उनके नाम अभी बाकी है। तो सबसे पहले यहाँ बड़े से शुरू करेंगे। तो ये आपको मालूम है, पहले भी मैंने बताया है, ये क्या नाम है? यस, अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर बिल्कुल सही। इसके बाद जो है वो आ जाएगा हम नीचे की तरफ। तो ये आपका पड़ा काला सागर। ठीक है, काला सागर के बाद यहाँ मैंने क्या बताया आपको? कैस्पियन सागर। तो ये कैस्पियन सागर हो गया। ये थोड़ा स्पेलिंग गलत होगी तो आपने इसको सुधार लेना है। कैस्पियन सागर के नीचे ये मालूम है, पहले भी बात हुई, क्या नाम है इसका? भूमध्य सागर। क्लियर हो गया, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के बाद यहाँ अगर आप आएंगे तो इस जगह का नाम है अरब सागर। ठीक है, अरब सागर, भारत के जो लेफ्ट साइड आता है अरब सागर, है ना? पश्चिम दिशा, पश्चिम की तरफ ये अरब देश है, इसलिए इसको अरब सागर। फिर यहाँ पर जो पड़ता है वो है लाल सागर। देखिए लाल सागर और भूमध्य सागर को याद रखना, अपने मिस्र से ही एक जो है वो क्या निकाली गई है? नहर, जिसे स्वेज नहर कैनल निकाल बोला जाता है, जिसे ब्रिटानिया के लोगों ने भारतवर्ष में आने के लिए बनाया था। और इस तरह से बड़ा इजीली कई महीनों की जो उनकी यहाँ से काट के चले जाते थे वो ख़त्म हो गया और सीधा रास्ता उनको जो है मिल गया था। इसलिए भारतवर्ष को काफ़ी लंबे समय तक वो गुलाम बना पाए इसी नहर के कारण। तो वो स्वेज नहर भी यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, कैनल। तो हो गया क्लियर। अब ये हो गया। इसके बाद क्या बचता है कि भी महाद्वीपों के नाम, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो सबसे पहले ये कौन सा महाद्वीप है? ये यूरोप है। बिल्कुल ठीक है, तो आप बड़े अक्षरों में यूरोप ऐसे करेंगे। सिर्फ यहाँ में मत करना क्योंकि ये यूरोप यहाँ तक भी है, तो यूरोप जो है पूरा महाद्वीप है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो पश्चिमी एशिया लिखेंगे, क्योंकि पश्चिमी एशिया में ही इसका साम्राज्य स्थापित हो, तो इस तारीख को पश्चिमी एशिया है। तो एशिया महाद्वीप है, लेकिन यहाँ पर मेंशन करेंगे पश्चिमी एशिया।
पश्चिमी दिशा के जो देश है उनको पश्चिमी एशिया के देश कहा जाता है, तो पश्चिमी एशिया। इसी तरह ये अफ्रीका है, लेकिन अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा, तो इसे लिखेंगे उत्तरी अफ्रीका। क्लियर है, तो ये लिखेंगे उत्तरी अफ्रीका। क्लियर हो गया जी। अब हमने जो है नाम पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमने करना क्या है कि इसको बताना है भाई, ये तो शेड कीजिए चाहे लाइन दिए, जैसे मैं करता हूँ कि हमेशा लाइनें मेरे लिए इजी होता है कंप्यूटर में करने के लिए, तो मैं लाइनें ही खींचता हूँ। तो लाइनें मैं खींच रहा हूँ और इस तरह से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारा का सारा जो एरिया था वो किसका था, रोमन साम्राज्य का विस्तार था। यहाँ तक जो है वो फैला हुआ था। सोचिए 3 महाद्वीप में इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर अधिकार करना और फिर वहाँ अच्छी सरकार देना, है ना। फिर जिसे गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, यंगस्टर्स के पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता, तो इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने अपना साम्राज्य उसी तरह से स्थापित किया। तो इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर ये अपने आप में एक अद्भुत है। और उस समय जबकि कोई संचार के साधन नहीं, कोई हेलो नहीं थी, कोई जो है वो कोई भी आने जाने के साधन, कि भाई अगर किसी जगह जाना भी है तो भाई अगर साधन अच्छे हैं तो इमीडिएटली वहाँ पर मान लीजिए किसी को वहाँ विद्रोह हो गया तो वहाँ सेना को पहुँचाना भी है। तो ये आज हो सकता, उस समय नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी इतने बड़े बड़े जो है वो राजा हुए जिन्होंने इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर शासन भी किया। क्लियर है, तो इस तरह से हमने ये कर लिया सारा का सारा जो काम था जो एक मैप का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ रह जाती है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो दक्षिण सीमा थी वो ये क्या है, सहारा रेगिस्तान है, सबसे बड़ा संसार का रत्न। तो इस तरह से सहारा रेगिस्तान, देखिए बहुत सारी चीज़ें हमने जीके की पढ़ी ना, कौन कौन क्या है, तो इसलिए दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है समझना। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अब भी मैप में कुछ काम बच गया, और वो क्या है कि जो बॉक्सेस दिए होते हैं, है ना, इस तरह से बॉक्स बना के आपके पास दिए होते हैं, तो उन बॉक्स में आपने क्या करना है, पहले बॉक्स में ये निशान जो हमने लगाए ये क्या थे, प्रमुख केंद्र थे। रोमन साम्राज्य के जो प्रमुख केंद्र थे या जो नगर थे उनकी बात हमने की, तो रोमन साम्राज्य के मुख्य केंद्र दर्शाए हमने इस गोले के जरिए। और फिर लाइन के जरिए हमने क्या बताया, रोमन साम्राज्य का विस्तार, की यहाँ तक जो है वो विस्तार जो है वो था, रोमन साम्राज्य यहाँ तक फैला हुआ था इन देशों के ऊपर। क्लियर है, तो इस तरह से हमारा रोमन साम्राज्य का विस्तार जो मानचित्र वो यहीं पर समाप्त होता है। तो आप हमेशा से ही ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी चीज़ों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, और ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के लिए, आपकी लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट है कि आने वाला समय आप बड़े मज़े से जिएं, अच्छे से जिएं, जैसा आपने ज़िंदगी में सोचा है वो तब जब आप मेहनत करेंगे। तो जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उससे कई गुना मेहनत आप कीजिए, और देखिए उसका फल आपको अवश्य जो है वो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, कभी कहीं भी कभी भी मिलेगा। तो इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ मैं आपसे जो है विदा लेता हूँ। आप हमेशा मेरे से अच्छी बातें भी सीखते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इस ख्वाब को आप ज़रूर पूरा करें यहीं धरती पर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।